गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई की शिक्षा निदेशालय की क्लास 10th की वर्कशीट। आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि अम्ल और क्षार जब कंबाइन हुए, जब जुड़े, तो हमें मिला लवण और जल, जिसका उदाहरण उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन या H+ आयन बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीन अभिक्रिया इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जो साइड में लिखा है कि अम्ल जमा क्षार, लवण जमा जल। अम्ल यानी कि आपको H+ जो देगा, क्षार यानी कि OH-, और H+ और OH- जब साथ में जुड़े तो आपको बन गया वाटर यानी कि जल यानी कि H2, जो कि एक तरीके की उदासीन अभिक्रिया का एक प्रकार है जो आपको समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का क्या मतलब होता है? अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों की स्थिति पर निर्भर करती है। H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब जिसमें ज़्यादा H+ वो स्ट्रॉन्ग, जिसमें कम वो वीक। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार हैं, इसमें H+ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का pH 7, पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 0 से 7 और फिर 7 से 14। 0 से 7 आपके होते हैं अम्ल, और 7 से 14 आपके होते हैं क्षार। तो प्रश्न उठता है कि बिल्कुल जो 7 है उसे क्या कहेंगे? जो बिल्कुल 7 है उसे कहेंगे उदासीन विलयन। अब आपको यहाँ पे पीएच स्केल के रंग भी दिख रहे होंगे। तो ये जो लाल, संतरी और हल्का पीला होता है, ये सब अम्ल होते हैं, और जो हरा, नीला, एकदम गाढ़ा नीला होता है, ये सब क्षार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। यानी कि अगर मैंने जल में HCl डाला तो सारा का सारा HCl H+ और Cl- में बदल गया। अगर ये आंशिक रूप से होता, पूरा ना होता, तो इसे हम कहते हैं कि ये दुर्बल अम्ल है। यानी प्रबल अम्ल जो पूर्ण टूट जाए, दुर्बल अम्ल जो पूर्ण रूप से ना टूटे। प्रबल में H+ की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल में H+ की सांद्रता कम होती है। ऐसे ही प्रबल क्षार जो होता है उसमें OH आयन की अधिक सांद्रता होती है, और दुर्बल के अंदर OH आयन की सांद्रता कम होती है। प्रश्न देख लेते हैं। वो कहता है आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का pH 6 और B का pH 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है? तो सीधा प्रश्न देख लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ कि सांद्रता अधिक किसकी है, तो H+ आयन ज़्यादा तो A में ही होगा, क्योंकि A एसिडिक है, एक अम्लीय है। तो सीधा आंसर यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि A विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो A जो है वो अम्ल है और B जो है वो क्षार है। ताज़े दूध का pH 6 है। इसके दही बन जाने से इसके pH पर किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसका pH कम हो जाएगा, क्योंकि दही जो होता है वो क्षार होता है। अगला था दो प्रबल अम्ल और दो दुर्बल अम्लों का नाम लिखिए। तो HCl H2SO4 HNO3 ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये प्रबल अम्ल है, और NaOH KOH ये प्रबल क्षार है। शुद्ध जल का pH 7 है। इसकी प्रकृति क्या होगी? तो उदासीन विलयन का pH 7 होता है। तो अगर जल का pH 7 है तो इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन है। चलिए आपके सामने आपके आंसर लिखें, कर लीजिए इनको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है मैथ्स की, और मैथ्स में आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करना। आज की जो विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? वो कहता है दोस्तों मैंने एक फ़िल्म देखी। फिल्म का हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है, किसी को भी दिखाई नहीं देता। समाज में भ्रष्टाचार
करने का प्रयास करता है। हाँ, हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं, मतलब संख्याओं को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे 4 घटा 4 0, -12 + 12 वो भी 0, -9 + 9 वो भी 0, +3x - 3x वो भी 0, -4y + y वो भी 0, -2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x + 2x, ये भी कितना होगा 0। वो कह रहा है उचित गुणांक भरिए, तो हमने कहा भर देते हैं। 3x - 3y, 4x - 4y, 2x - 2x, 5x - 5x और 7a - 7a। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के जो तरीके उन्होंने लिखे हैं, वो कहता है किसी एक चर के गुणांकों के समान बनाने के लिए या एक दोनों समीकरणों को किसी अचर संख्या से गुणन करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन में समझाता हूँ इन पॉइंट की जगह। क्वेश्चन में 2x + 3y = 8 है, ये उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है, और 4x + 5y = 8 है। पहला स्टेप है कि आप देखेंगे यहाँ x के साथ क्या लिखा है और यहाँ x के साथ क्या लिखा है। तो यहाँ देखता हूँ मैं 2 लिखा है और यहाँ देखता हूँ मैं 4 लिखा है। हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि मैं इस 2 को 2 से गुणा कर दूँ। तो उन्होंने यहाँ पे वही किया। देखिए, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। इससे क्या होगा कि पूरा समीकरण जो है वो बराबर हो जाएगा। हमें करना ये होता है कि दोनों समीकरण हैं, पहला और दूसरा, उसकी पहली संख्या को बराबर करके हम कैंसिल कर देते हैं, उसे काट देते हैं। देखते हैं कैसे किया। इसको 2 से गुणा किया तो ये बन गया 4x + 6y = 16, और इसको तो किसी से गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए 1 से करके दिखा दिया। 4x + 5y = 8। अब देखिए, हमने अगले स्टेप में क्या किया, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दिया और साइन चेंज कर दिए। ये 4x यहाँ प्लस का था, हमने साइन चेंज करके क्या कर दिया, उसका साइन चेंज करा और यहाँ लगा दिया माइनस। 5y का भी साइन चेंज करके लगा दिया माइनस। 8 का भी साइन चेंज करके लगा दिया माइनस, ताकि मैं माइनस कर सकूँ। और ये 4x - 4x कितना हो जाएगा 0, तो ये कट गया। 6y में से 5y गया तो कितना बचा, सिर्फ y। 16 में से x गया, 8 गया तो कितना बचा 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। इस y की वैल्यू को मैंने दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में रखा, तो ये आ गया 2x। जब y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू आ गई -8, तो हमारी x की वैल्यू आ गई -8, y की वैल्यू आ गई 8। अब ये स्वयं हल करोगे, कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। तीन x = 4y = 10 और x - y = 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे पता था कि सबसे पहली चीज़ मुझे इस x को 3 करना पड़ेगा, तो मैंने x को 3 से गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन को। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी समझा सकता हूँ। अगर आपकी इक्वेशन है ax + by = c, a1 कह लेते हैं इसको, और दूसरी है a2x + b2y = c2, और आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाने का तरीका क्या है कि जो ये a2 है, इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे आप a2 से, और जो a1 है ये इस पूरी नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे a1 से। ये है कम दिमाग वाला तरीका, और मैंने वही किया। यहाँ पे नीचे 1 था, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x - + 4y = 10 और 3x - 3y = 3। पूरा सॉल्व करने पर मेरी x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने यहाँ देखा कि 3y था और यहाँ 9y था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरी इक्वेशन बन गई 27y - 45z = 36 और 27y - 6z = 21। साइन चेंज करके काटा तो आ गया -39z = 15, जिससे z की वैल्यू आ गई -5/3। इस z की वैल्यू को मैंने रखा यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हुआ, 3y - 5z = 4, तो z की वैल्यू -5/3 रखी, और पूरा सॉल्व करने पर जो मेरे पास z की वैल्यू आ गई
जो y की वैल्यू आ गई वो आई 27/39, इसीलिए z की वैल्यू -5/3, y की वैल्यू 27/39। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपको इक्वेशन आपको ऑलरेडी बना के दी रखी थी। तो x + y = 25 और 50x + 100y = 200। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 50 से और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे 50x से 50x तो कट गया और 50y में से 100y जाएगा तो बचा -50y, और 1250 में से 2000 गया तो -750। माइनस डिवाइड करने पे जो यहाँ 50y मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड गया तो डिवाइड हो गया। आपका आंसर आ गया y की वैल्यू 15। इस y की वैल्यू को मैंने सीधा रखा इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई 25 - 15 यानी x आ गया 10। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 15। कर लीजिए इसको भी नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी वर्कशीट आज की थी हिंदी की थी। इसमें क्या था, हिंदी की वर्कशीट में आज आया है आपको चैप्टर बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। ये क्षितिज में है और क्षितिज भाग 2 में है। तो निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहनते हुए गोल चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता महात्मा गांधी का। इसी प्रकार यदि कहा जाए दूर दूर तक फैला रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधा नहीं सिवाय कुछ कटीली झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन जिसमें आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखाचित्र या शब्द चित्र कहते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी के एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव उदाहरण वर्णन किया है, जो मानवीय लोक सांस्कृतिक सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर वे प्रहार करते हैं। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसका प्रश्न का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, रेखाचित्र किसे कहते हैं? तो आपके सामने लिखा था कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिसमें आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखाचित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। ये आपका प्रश्न है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है कि रेखाचित्र की क्या विशेषता है? तो ये पहला प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे हटा रहा हूँ स्क्रीन से। दूसरा, रेखाचित्र की क्या विशेषता है? तो रेखाचित्र की विशेषता जानते हैं। रेखाचित्र गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। तो ये आपका है दूसरा आंसर। कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दूसरे पैरों के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बाल गोविंद भगत के बारे में हम क्या कहेंगे? बाल गोविंद भगत मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर वे प्रहार करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर तीसरा। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, गतिविधि है आज के लिए, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो आप किसी भी चीज़ का वर्णन कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने स्कूल का वर्णन कर लो,
आप चाहो तो स्कूल का नहीं, अपने किसी मित्र का वर्णन कर लो कि वो कैसा है, वो आपकी बात सुनता है नहीं सुनता है। 5 लाइनें 10 लाइनें कुछ भी लिख लो। एक वर्णन जो उन्होंने इसमें कर रखा है वो है महात्मा गांधी तक। महात्मा गांधी का क्या वर्णन है कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए, गोल गोल चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए, तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ये महात्मा गांधी का रेखाचित्र है। आप ऐसे ही किसी का भी रेखाचित्र लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट को एंड करते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।